जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अविनाश चौहान। लास्ट लेक्चर में मैंने लाइन्स एंड एंगल के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था उसमें थ्योरी क्या क्या होती है, उसके डिफिनेशंस क्या होते हैं, वहीं तक मैंने छोड़ा हुआ था। एक बार मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था। देखो, मैंने आपको ज्योमेट्री के बारे में बताई हुई थी बातें, देख लेते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था, जहाँ पर मैंने बताया था कैसे नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। वन को वन क्यों लिखा गया है ऐसे, उसके पीछे रीजन क्या था भाई। एंगल के बेस पे स्टार्टिंग में उन लोगों ने किया था। ठीक है भाई, वन का रिप्रेजेंटेशन ऐसा था। ठीक है, इस पे मैंने डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कितनी टॉपिक हमें पढ़नी है। ठीक है, कितनी टॉपिक पढ़नी है, तो मैंने आपको बताया था ट्रायंगल पढ़ना है, एंगल बाइसेक्टर पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, एल्टीट्यूड पढ़ना है, ये तमाम बातें हमने कही थी। और कम से कम 17 पॉइंट्स मैंने आपको बोले हुए थे। देखो, ट्रेपेजियम है ना, क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको बताया था। देखो, 17 पॉइंट्स। मैं आपको पूरे ज्योमेट्री में कितने पॉइंट्स पढ़ाने वाला हूँ, टॉपिक कितने पढ़ाने वाला हूँ, तो पूरे टॉपिक अपने पास में 17 होंगे और इसमें जितने भी थ्योरम है उसको मैं प्रूफ करने के बाद में फिर उसके क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है भाई, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए कि हम लोग क्या करेंगे भाई, जितने भी टॉपिक है, क्या भाई, जितने भी टॉपिक है, जो 17 टॉपिक है, इसके सारे थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे और विद प्रूफ। ऐसा नहीं कि हवा हवाई बात कर लेंगे। पहले मैं भी आता था, मेरे पास में भी एक टाइम लिमिट दिया जाता था, तो टाइम लिमिट देने में क्या होता था ना, मैं सिर्फ फार्मूलाज को बता देता था। उससे क्या होता था, बच्चे क्लास में जाके कर ही नहीं पाते थे। क्लास की बात छोड़ो, क्लास में तो कर भी देते थे, एग्जाम में जाने, क्योंकि मेरे से हेल्प ले लेते, थोड़ी सी बात हो जाए, सर इसके बाद क्या करना है, हम लोग उसको बता देते, वो कर लेते थे। लेकिन एग्जाम में जाने के बाद एकदम से सिनारियो चेंज हो जाता। उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। ठीक है भाई, सब कोई अपना स्ट्रेटजी चेंज करता है। ठीक है भाई, और जैसे जैसे हम लोग का एक्सपीरियंस होते गया, स्टार्टिंग में सब लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, मैं आपसे झूठ बोल दूं, वी आर नॉट अ लूजर, मैं आपसे झूठ कभी भी नहीं बोलूँगा। जो भी बात है वो फैक्चुअल बात होगी। ठीक है कि नहीं है। तो ऐसी चीज़ें होती थी, तो वहाँ पे हम लोग डिफिनेशन लिखा देते थे, प्रूफ नहीं करा पाते थे। उसमें क्या होता था, बच्चे क्या नहीं कर पाते थे भाई, वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते थे यार, उसके ऊपर से निकल जाता था। अगर फिगर बन के दिया तो बना दिया उन लोगों ने, मतलब वो वाली फिगर मत समझ जाना। तुरंत फिगर का नाम लिया, तुम लोग अलग समझ जाते हो। मतलब फिगर का मतलब ये हुआ, जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बनेंगे, इन सेंटर, आउट, सरकम सेंटर, ये तमाम चीज़ें जो बनेंगी वहाँ पे आप लोग बना नहीं पाते थे। समझ गए, मेंसुरेशन में आप लोग फिगर ड्रॉ नहीं कर पाते थे। एक बार फिगर बनाने आ गया तो कहानी सब सेट हो जाएगा। समझ गए ना, अलग जगह ध्यान नहीं देना है बेटे। फिर मैंने आपको बताया था कैसे उसका ओरिएंटेशन कैसे सर्किल तक गया भाई। सही है, पॉइंट को डिस्कस किया, लाइन को, लाइन सेगमेंट को, फिर ट्रायंगल का, दो ट्रायंगल को हम लोगों ने ऐड किया तो फिर क्वाड्रिलेटरल बना, फिर 3 सिमेट्रिक रूप से उसको ऐड ऑन किया, ट्रेपेजियम 6 को ऐड किया तो हेक्सागन, उसके बाद में बहुत सारे ट्रायंगल को किया तो सर्किल बना। ये तमाम चीज़ें हो गई। ठीक है भाई, एंगल बताया। फिर उसके बाद में मैंने आपसे डिस्कस किया कि भाई हमारी पहली टॉपिक मैंने आपको बताया था बेसिक में क्या रहने वाली है, तो बेसिक में लाइन, एंगल, लाइन्स एंड एंगल ही पढ़ना था। रेज मैंने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और पढ़ने का तरीका देख लो, थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी में जितने भी डिफिनेशन है, उसके बाद हम लोग थ्योरम को प्रूफ करेंगे और फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। यही चीज़ें हमें करनी है भाई। समझ गए कि नहीं समझ गए। फिर मैंने आपको पूरे डिफिनेशंस मैंने बताए थे, जैसे पॉइंट हुआ, आपका क्या हुआ, लाइन हुआ, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने की थी। और मुझे याद है कि लास्ट में मैंने आपको छोड़ा हुआ था, आई थिंक, मुझे याद है जहाँ तक, मनीष भाई कहाँ तक हम लोगों ने छोड़ा था लास्ट डेट? अच्छा, ओके, सप्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे छोड़ा हुआ था और यहीं से क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, लाइन्स एंड एंगल का ये दूसरा लेक्चर है अपने पास में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको बोल दिया, एक दो क्वेश्चन के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने बोला 27 का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 27 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो आपका आंसर होगा कि सर कम्प्लीमेंट्री पेयर कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है ना। तो एक अगर 27 है तो दूसरा 63 होगा, तभी इन दोनों का समेशन क्या होगा, 90 होगा कि नहीं होगा, ये बात बताना आप सभी। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये बात किसकी मैं कर रहा हूं, कम्प्लीमेंट्री के। ठीक है भाई, अगर मैंने आपसे 35 बोला तो इसका कम्प्लीमेंट पेयर क्या बनेगा, आप बताना। आप कहोगे कि सर 55। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात। बेसिकली क्या होना चाहिए, दोनों को ऐड करने पे हमें 90 मिलना चाहिए, तभी वो कम्प्लीमेंट एंगल बनेगा। सही है। दूसरी पॉइंट मैंने आपको बात बताई थी, अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है भाई, आपसे मैं सप्लीमेंट एंगल के बारे में डिस्कस करूँ। ठीक है,
सप्लीमेंट एंगल का मतलब संपूरक, ठीक है। मैंने आपको 30 डिग्री दिया तो आप इसका सप्लीमेंट एंगल क्या बोलोगे? 150 डिग्री, क्योंकि यहां पे क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, ये बात होती है। सही है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अगर मैंने 27 ही दे दिया तो आपका क्या हो जाएगा भाई? 180 माइनस 27, तो 180 माइनस 27 क्या होता है भाई? 153 डिग्री। इसका ये कॉम्प्लीमेंट पेयर बनेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। अच्छा, जैसे मैं देख पा रहा हूँ अभी मैंने एंगल का मेजरमेंट नहीं बताया। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको भी बता देता हूं कि एंगल का मेजरमेंट कैसे होता है, ठीक है भाई? कैसे मापते हो, ठीक है भाई? जैसे मैं डिग्री बोल रहा हूं, हम लोग अगर जाते हैं कहीं पे मार्केट में और हमें सब्जी लेनी, वेजिटेबल लेना है, ठीक है, तो वेजिटेबल लेना हम कहते हैं 1 केजी पोटैटो दे दो, 1 केजी आलू दे दो आलू, ठीक है। आरा में कहते हैं सब आलू दे दो, बिहार में कहते हैं आलू दे दो, बनारस में दे दो आलू, ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। खैर मैं आलू को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन समोसे में आलू अच्छी लगती है। जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। ठीक है, ऐसी चीज़ें होती थी। एंगल का मेजरमेंट हम लोग करेंगे वो 3 तरीके से करते हैं भाई, डिग्री से, ठीक है, सेकेंड वन मिनट एंड थर्ड वन सेकेंड। अच्छा, मुझे एक बात बताना, डिग्री को जो हम लोग डिनोट करते हैं ये ऐसे होता है, ऊपर लगा देते हैं ना, 0 टाइप में, हल्का छोटा सा, ठीक है। मिनट के लिए 1 हम लोग ऐसा करते हैं और सेकंड के लिए 2 बार देते हैं। सही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? आप मुझे एक बात बताना, मैंने आपको बताया 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, या आप लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं 60 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना? लाइन्स एंड एंगल में ऐसे आपको देखने को मिलेगा, क्लियर है? अगर मैं 1 मिनट की बात करूं तो वहां पे क्या होगा भाई? 60 सेकेंड। इसको ऐसे लिखते थे ना 1 मिनट, ये आपको पता है, लेकिन पढ़ना क्या है भाई? यूज क्या लाना है, ये लाना है हमें। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये बात आपको सीखनी होगी। अच्छा, तो मैं ये कह देता हूं, अगर मैं कहता हूं कंप्लीमेंट्री पेयर अगर बनता है, कितना बनता है भाई? कंप्लीमेंट्री पेयर बनता है, तो मुझे एक बात बताओ, 90 डिग्री का होगा। अगर 90 डिग्री को हम लोग किस में लिखना है? डिग्री मिनट और सेकंड में लिखना है, डिग्री मिनट और सेकंड में लिखना है। तो आप क्या करोगे, मुझे एक बात बताओ, 90 डिग्री के 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बात बताना। और जैसे ही आप ये काम करते हो तो ये 89 डिग्री और ये क्या हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 60 मिनट के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये बात बताओ। 1 मिनट 59 प्लस 1, 59 प्लस 1, तो ये लिखने का तरीका क्या होगा? 89 डिग्री, ठीक है भाई, 59 मिनट और ये 60 सेकेंड। ये होता है अपना 90 डिग्री को लिखने का तरीका। इसको भी अपने नोट्स में डाल दो भाई, ये वाली बात नोट्स में डाल दो, ठीक है। मैं थोड़े फ्रेम से इधर हो जाता हूँ, क्लियर है? ये वाली बात 90 डिग्री किसके इक्वल होगा? 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड, ठीक है, क्लियर है? तो ये बात हो गई मेजरमेंट के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है भाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल सस्पेंडेड ऑन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। सीधी सी बात करते हैं, अगर ये 2 लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है, दोनों को मैंने बाइसेक्ट किया, इंटरसेक्ट किया, इन दोनों को मैंने क्या किया भाई? एक दूसरे के ऊपर कट गया। समझ रहे हैं ना? ऐसे मत समझना तलवार को काटता है, ये सब चीज़ नहीं, लोहे को काटता है, ऐसा कुछ नहीं मैं बोल रहा हूँ। तो भाई ये वाला एंगल जो बना है, जैसे ये वाला है ना, ये जैसे हो गया, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कहेगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है भाई? और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। कैसे समझते हैं? ठीक है, मैंने ऐसे क्रॉस कर दिया, ये अपना एक लाइन है AB और एक दूसरा लाइन है CD, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है 0 या O मान लो, ठीक है। बहुत लोग इसको O कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ओरिजिन 0 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
काउंटडाउन जो भी है, ये ओ ही लिखा हुआ है मैंने, ये समझ जाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो होगा ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, सही है। जो मैंने जिस कलर से किया है उस कलर को समझ जाना कि वो उसका क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, ठीक है भाई। ये तो हुआ वर्टिकली अपोजिट का डेफिनेशन, लेकिन इसमें जो मेन काम की चीज़ है वो क्या है वो समझ जाओ। कहता है कि यहाँ पे पॉइंट दे देना, कहता है वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। कह रहा है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो विश्वास करने की जरूरत नहीं है, समझ गए कि नहीं समझ गए, हाँ जिस पे तुमने विश्वास किया वो तेरे साथ में क्या किया, विश्वासघात किया। लेकिन मेरे ऊपर तू विश्वास कर सकता है, क्योंकि देख भाई अगर तुम्हें मेरे ऊपर डाउट हो सकता है तो भगवान के ऊपर भी डाउट हो सकता है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अरे मजे के लिए बोल रहा हूँ, दिल पे मत लेना पगले, या दिल पे मत लेना पगलियों, ये चीज़ है, ठीक है। तो कोई भी बात होता है तो क्यों होता है भाई, ये समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होते रहना चाहिए। जैसे मैं इसका प्रूफ दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको, ये अपना क्या था भाई, ये ओरिएंटेशन था ए बी का, ठीक है भाई, और ये ओरिएंटेशन था सी डी का, ठीक है, क्लियर है। अब अभी मैंने जस्ट लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन होता है, यानी सीधी रेखा कहते हैं उसको, या रिजु रेखा कहते हैं, या सरल रेखा कहते हैं। तो वहां पे क्या होता है, एंगल का सम क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। अगर मैंने इसको थीटा बोला, ठीक है भाई, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, आप सब बताना, सही है। एज इट इज अगर ए बी अपना क्या है भाई, ये स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये इन यहां पे जो एंगल बनेगा, ये जो ए बी है, यहां पे भी जो एंगल बनेगा वो 180 का सम बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आप कहोगे बिल्कुल। तो 180 माइनस थीटा है, इसमें थीटा ऐड करेंगे तभी 180 बनेगा कि नहीं बनेगा। एज इट इज इसको भी देखते हैं, तो ये 180 माइनस थीटा होता है। इसीलिए क्या होता है भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। इस प्रकार अगर मैं इस ओरिएंटेशन, इस फिगर से जाऊं तो भाई कौन सा एंगल इक्वल होगा, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल डी ओ बी, ठीक है। अगर मैं दूसरी की बात करूं, एंगल ए ओ सी एंगल डी ओ बी, ठीक है। एंगल ये पहला निकल के आएगा, दूसरी बात इसमें ये निकल के आएगी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, सही है। ये दो बात यहां पे निकल के आती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात मैं पैरेलल लाइन पे कर लेता हूं। किस पे कर लेता हूं भाई, पैरेलल लाइन। यानी पैरेलल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, समानांतर रेखा बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं समानांतर रेखा। ठीक है भाई, ये आप लोग बहुत टाइम से अपने एकेडमिक से ही पढ़ रहे हो, ठीक है कि नहीं है। आप लोग को बताया जाता है कि टू लाइंस कब होते हैं भाई पैरेलल, जब उनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोर्ड को ही ले लूं तो देखना ये वाला जो लेंथ होता है, ये यहां से यहां तक जो है, देखना यहां से यहां तक का जो लाइन है वो ऑलवेज सब सेम होगा कि नहीं होगा, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो ये कभी भी एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करने वाले, इसी लाइन को हम लोग क्या कहेंगे भाई, तो आप कहोगे कि सर ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, समानांतर रेखा। ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं तो टू लाइंस कब पैरेलल होगा भाई, जब एक तो कंडीशन उसका देता है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ऑलवेज सेम होना चाहिए, ठीक है भाई। इनके बीच का ए बी सी और सी डी, ठीक है भाई, ए बी पैरेलल सी डी कब होगा भाई, पहला तो ये एक दूसरे को क्या नहीं करे भाई, इंटरसेक्ट ना करे, यानी प्रतिच्छेद ना करे, ठीक है। दूसरी बात, इनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तभी हम इसको क्या बोलेंगे भाई, पैरेलल लाइन बोलेंगे, यानी समानांतर रेखा कहेंगे। और समानांतर रेखा का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है भाई। जहां भी आपको ये दिख जाए आप क्या समझोगे, वो पैरेलल लाइन को डिस्कस कर रहा है, सही है। समझ में आई कि नहीं आई बात। अब यहीं पे हम लोग पैरेलल लाइन और रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं, किसके बीच में भाई, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में।
ठीक है भाई, पैरेलल लाइन, और मैं यहीं पे क्या करूंगा भाई, ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है भाई, जैसे मैंने ये कहा कि दो पैरेलल लाइन है, दो तीन पैरेलल लाइन बना देते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं ना, इसको ओरिएंटेशन से हम लोग समझते हैं। ठीक है, समझना मेरी बात को, बड़ी कायदे की बात बताने वाला हूं, नोट्स बनाते रहना भाई। ठीक है, अच्छा ये ए बी सी डी ई एफ, ये ऐसा लाइन है, ये आपस में क्या है भाई, पैरेलल लाइन है। सही है, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये जैसे लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, मैं ओरिएंटेशन की बात बताता हूं ऑलवेज। देख भाई, अभी एग्जाम का लेवल बहुत हाई हो गई है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आईआईटी का लेवल का हो गया, मैं ये भी बात नहीं कह रहा हूं आपसे, लेकिन हाँ आप देख लो भाई, एग्जाम का पेपर देख लो, पता लग जाएगा। आपको ओरिएंटेशन ही सीखना होगा कि कैसे बन रही है चीजें, उसी के हिसाब से करना है। थोड़ी नहीं होगी आपके लिए, लेकिन आपको सीखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। यार आपका सिलेक्शन क्यों होगा, आप ही को क्यों लेगा, ये बताओ। लड़की वाले आएंगे तुम्हें देखने के लिए, समझ ले, ये लड़कों के लिए। तो अगर गवर्नमेंट जॉब रहा ना आपके पास में, अगर तेरी सीडीएस हो गई, एनडीए हो गया, सीजीएल हो गया, कोई भी में सिलेक्शन हो गया, समझ रहे हैं ना, तो बिकेगा बहुत अच्छे तरीके से, समझ रहा है। तो उसके लिए तो काम करना होगा। ठीक है, अब सबका रेट अलग अलग लगता है, समझ रहा है, जैसी नौकरी वैसे रेट। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बड़ा खराब सिस्टम है। अगर जॉब हो जाए तो आपका काम नहीं है कि पैसे लेके अपनी रेट लगा ले भाई, बिकने वाली चीज़ नहीं है, तो इस बात को समझ जाना। ठीक है, कैपेबल बनना है भाई, और ये दहेज प्रथा को ख़त्म करना है। उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर करेंगे, और नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, उससे मेरा लेना देना भी नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने ये कहा कि समझना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने ये कहा कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है और इसके बीच में ऐसा एंगल बना हुआ है, और ऐसा मान के चले ये 90 है, क्या है भाई, तो अगर कहीं पे भी इसकी स्ट्रेट लाइन है और ऐसी लाइन अगर ड्रॉ कर दे, समझ गया कि नहीं समझ गया, तो उसका ओरिएंटेशन ऑलवेज 90 डिग्री का होगा। समझ जाना मेरी बात को, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर थोड़ी सी मैं ऊपर करके भी बना देता ना ऐसे, अगर ये 70 डिग्री का होता, अगर तुम इसके लिए पूछते तो ये भी 70 होता, ये भी 70 होता। क्लियर है, ये होता है। और इसी को आप लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के नाम से जानते हो, संगत कोण के नाम से जानते हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं एडवांस, थोड़ी सी चीज़ें मैं थोड़ा सा अब बढ़ा रहा हूँ, उसके पीछे थोड़ी सी रीज़न ये है, तो सब में थोड़ा सा नहीं चलेगा, पूरा रीज़न है। और पूरी रीज़न क्या है भाई, कि आपको एग्जाम में बेस्ट टाइमिंग लगाना है। बेस्ट टाइमिंग लगाने के लिए ओरिएंटेशन से सीखना होगा। अच्छा, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, मैंने इसको x माना और इसको y माना, ठीक है भाई, तो x प्लस वाई क्या होता है भाई, स्ट्रेट लाइन है, तो क्या बनेगा, 180 बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो, हाँ है ना, सही है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है और ये ऐसा ही जा रहा है ना, ये सीधी रेखा है, समझ जाना, थोड़ी बात समझ जाना मेरी, हाँ है ना। वन वाले को 1 से डिनोट कर दिया, और ये ऊपर वाला 1 1 1 है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो जैसा ये है वैसा ही ये हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ये वैसी स्ट्रेट लाइन है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर ये x बना और यही लाइन वाला, देखो ये ओरिएंटेशन 3 का बनना है, ये 1 का, ये जहां पे भी बनेगा वो सेम एंगल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है भाई, सेम एंगल बनेगा उसी ओरिएंटेशन का। अगर ये x है तो ये भी x होगा। क्यों भाई, देखो 3 और 1 से बना कि नहीं बना। अभी तो मैंने आपको बनाया था कि अगर ये ऐसी है लाइन और ये 2 वाली है, ठीक है भाई, समझने के लिए। जैसे मैं ये कहता हूँ कि कैटरीना और आलिया जो है ना वो सेम क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है भाई। अगर कैटरीना ग्रेजुएशन कर रही होगी तो आलिया क्या करेगी, ग्रेजुएशन करेगी, ये एज इट इज समझना होगा हम लोग को। समझ भी गए होगे आलिया और कैटरीना वाली बात, ठीक है भाई। तो अगर 3 और 1 का फॉर्मेशन मैंने ये बोला, ये 85 डिग्री बना, और एक ऐसा ही ओरिएंटेशन मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है भाई। तो ये अगर मैं आपसे आस्क करूँ तो ये तुम्हें समझना होगा कि ये भी 85 का बनेगा। ये डिनोट जो करते हो ना तुम आपस में, नहीं होता है, इसका बहुत ही मीनिंग होता है। क्योंकि देखो ये 1 होता है, वो वही लाइन ये
दूसरी लाइन भी, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होगा, जो मैं पढ़ाऊंगा वो समझना भी होगा। तो भाई अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, क्योंकि देखो 3 और 1 से बना हुआ है ना, ये बात समझना हमें, है ना। एज इट इज ये भी x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये x है तो ये भी x, ये भी x, सही है ना। एज इट इज अगर ये y है तो इसके सामने वाला ये भी y होगा, ये भी y होगा, ठीक है, ये भी y हुआ, ये भी y हुआ, ये भी y हुआ, ये y सेम ओरिएंटेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये मुझे एक बात बताओ, सही है। अच्छा मैंने ये बात बताया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये मैंने प्रूफ भी कराया था। अगर ये x है तो ये भी x, ये भी x और ये भी x, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण से वर्टिकली अपोजिट एंगल से ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। मैं पहले ओरिएंटेशन पे आपको बता देता हूं, ठीक है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। ये भी y, ये भी y, ये भी y, ठीक है, समझ में आई बात। देखो मैंने ओरिएंटेशन पे क्यों बताया वो समझना, ठीक है। आपको क्या किया जाता है मैं वो बता देता हूं, ठीक है। मैक्सिमम टाइम में आपको ऐसे खींच दिया जाएगा, ये AB है, AB पैरेलल, आपको क्या बताया जाता है, AB पैरेलल CD बताया जाता है, ठीक है भाई। और एक ट्रांसवर्सल लाइन हमने PQRS ले लिया, क्या लिया भाई, एक ट्रांसवर्सल लाइन हमने क्या लिया है भाई, PQRS लिया है, ठीक है भाई। और हम ये एक्चुअली क्या होता है, PSC है लाइन, समझ गए कि नहीं समझ गए, बट वो AB को किस पे कट कर रही है भाई, Q पॉइंट पे, और उसको R पॉइंट पे ये कट कर रही है, ऐसी चीज है, ठीक है। और आप लोग को क्या बताया जाता है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर है। और आपको बताया जाता है 1, इसमें 3-4 बातें आपको बताई जाती हैं, ठीक है। क्या क्या बताया जाता है मैं उस पर डिस्कस कर लेता हूं पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपको एक पॉइंट बताया जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं संगत कोण, ठीक है भाई। दूसरी बात बताई जाएगी आपको, वर्टिकली अपोजिट हो गया तो इसमें मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं। तो दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल को हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण, ठीक है भाई। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या कहता है, 1 = 5, सेम लाइन से ड्रॉ हुआ है इसलिए होता है, और ये 3 = 8 हो जाता है। एज इट इज 2 = 4 और 4 = 7, ठीक है भाई। 1 = 5, 3 = 8, क्लियर है। आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करके नीचे आ जाना है, ऐसी चीजें बताई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बताता है, 2 = 6 और ये आपका 4 = 7, इसको बोलते हैं संगत कोण, और आपको करस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर ये लाइन बना तो मैंने आपको ये बात बताई थी, ये दोनों क्या होता है भाई, अगर सेम लाइन अगर ड्रॉ कर रहा है तो ये अपना क्या होगा भाई, तो ये अपना करस्पॉन्डिंग एंगल जैसा इसका क्या होगा, बिहेवियर होगा, वैसा वो व्यवहार करेगा, ठीक है भाई। अल्टरनेट एंगल में क्या करते हैं, आप लोग क्रॉस देखते हो उसको बोलते हो अल्टरनेट एंगल। ये 2 तरीके का होता है, इसमें भी एक होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होता है, ठीक है। अंतः एकांतर कोण क्या कहता है भाई, जो अंदर वाला बनेगा उसको अंतः बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा अपने पास में होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, बाह्य एकांतर कोण क्या कहता है भाई, बाह्य एकांतर कोण कहता है। समझ लो मेरी बात को, मैंने अभी इंटीरियर एंगल के बारे में नहीं बोला, अंतः कोण नहीं बोला, मैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोल रहा हूं, ठीक है। अंतः एकांतर कोण के बारे में कह रहा हूं, अंतः एकांतर। देखो ये वीडियो उनके लिए जो वाकई चाहते हैं क्या भाई, एग्जाम निकालना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है भाई, ठीक। अब इंटीरियर क्या क्या होगा, जो अंदर वाला 4 किसके इक्वल हो जाता है, 5 के। क्रॉस करके देखना है, समझ रहे हो, डॉलर टाइप में बना लोगे तो भी आ जाएगा। डॉलर ऐसे होता है ना, ऐसे कर लेना, यहां से स्टार्ट होगा, क्लियर है भाई। जेड बना लेना, इसका ओरिएंटेशन जेड कर लो, सीधी सी बात, जो आपको आपके एकेडमिक से ही बनाया जाए, जेड वाला ओरिएंटेशन ले लेना, सही है। जेड उल्टा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जेड का ओरिएंटेशन समझ जाना। तो इंटीरियर में क्या होगा, अगर इंटीरियर की बात करें तो 4 =
5 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। ये होता है भाई इंटीरियर से, ठीक है भाई। एक्सटीरियर क्या होगा, 1 के लिए क्या होगा, 7 होगा, 1 के लिए क्या होगा 7, और ये 2 के लिए क्या होगा 8 होगा। ऐसी चीज होती है कि नहीं होती, आप बताना मुझे। ये हुआ भाई किसका भाई। अब आपको बता दिया जाता है इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, वो समझ जाओ। आपको क्या बात बताई जाती है वो समझना। आपको ये बात बताई जाती है कि इंटीरियर एंगल क्या बना भाई, ये बना कि नहीं बना, 3 और 5, 4 और 6, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल यानी अंतःकोण, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है इसमें, ये ए और बी कर देते हैं यहाँ पे। थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं इंटीरियर एंगल के बारे में। किसके बारे में, इसको अंतःकोण बोलते हैं। और अंतःकोण क्या होगा भाई, एंगल 3 प्लस एंगल 5, ठीक है भाई। ये कहता है 180 होता है। क्यों होता है वो आपको बताया नहीं क्या होगा, होता है तो आप लोगों ने मान लिया। और मैं कहता हूं आपसे शुरू से ही कह रहा हूं, ये मेरी आइडियोलॉजी नहीं है, ये मेरे सिद्धांत के खिलाफ है भाई। ऐसे तो मानेंगे नहीं किसी को। प्रॉपर वे में पूरा हम लोग बात करेंगे, समझेंगे, पूरा क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग मानेंगे, ठीक है। मेरा पढ़ने का तरीका ये है, औरों की बात नहीं करता हूं, मैं अपनी बात करता हूं। अगर आपको लगता है कि यूजफुल है तो आप इसको ले सकते हो, अगर आपको यूजफुल नहीं लग रहा है तो आप नहीं ले सकते हो, सीधी सी बात है। ये 180 के इक्वल होगा, सही है। देखो क्यों होता है उसके पीछे रीजन है, इसलिए मैंने इसको ड्रॉ किया था। ये अचार डालने के लिए नहीं डाला हुआ है भाई। देखो x और y दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, और x प्लस वाई क्या होता है, 180 के इक्वल होता है कि नहीं होता है। इसी को हम लोग इंटीरियर एंगल कहते हैं। इंटीरियर का मतलब अंतःकोण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अंतःकोण कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अंतःकोण बोलते हैं। हिंदी थोड़ा देख लेना, इंटीरियर एंगल कहते हैं, सही है, क्लियर है भाई। देखो यहाँ पे x प्लस वाई है कि नहीं है भाई, x प्लस वाई है कि नहीं है। आप ये वाले से, अगर ये स्ट्रेट लाइन है और ये x और y बना तो 180 बना कि नहीं बना। तो अगर x प्लस वाई की वैल्यू 180 है तो एज इट इज ये इंटीरियर एंगल का भी क्या होगा, सम 180 होगा। ये बात होती है, इसीलिए मैंने उसको पहले बताया था ओरिएंटेशन से। तो इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा। इसी प्रकार से एक्सटीरियर एंगल कौन सा बनेगा भाई, आप बोलोगे 1 और 8 बनेगा। मैंने अल्टरनेट नहीं लगाया, इस बात को हमेशा ध्यान देना, ठीक है भाई। 2 इज इक्वल टू 7, ये भी 180 के इक्वल होगा। इनका सम ये प्लस है, ठीक है। इक्वल नहीं होता है, प्लस के बारे में डिस्कस हो रहा है, ठीक है भाई। ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि सर 180 के इक्वल हो जाएगा। ये 3 पॉइंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में डिस्कस करेंगे, अगर लाइन्स एंड एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है भाई। तो यहां से अपना काम आगे बढ़ाना है हमको। और आगे क्या करेंगे हम लोग, ये होल थ्योरी को आप लोग क्या करोगे, अपने नोट्स में डालोगे, अपने नोटबुक में एक बार डालो बढ़िया तरीके से। अभी मैं इसके 2 थ्योरम को मैं प्रूफ करने हो, 2-3 थ्योरम है इसमें, ठीक है। वो क्या क्या है उस पर पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है भाई। पहली थ्योरम ही कहती है द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज, इसको यहां पे लिख देते हैं, राइट डाउन यहां पे कर दें, इज 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है वो 180 होता है। ये आपने पढ़ा होगा। ये पहला थ्योरम है अपना, नोट्स में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए हुआ, बी हुआ, ये सी हुआ। एक और बात है, विद्यार्थियों में मैंने देखा है, स्टूडेंट्स में वो बड़ा लेजी हो गए आजकल, एकदम से चीजें देखना नहीं चाहते हैं। अच्छे से देखो, वॉच करो, थोड़ी सी आप में थोड़ी सी भी सुस्ती आई, समझ रहा है, तेरा खेल खत्म भाई, समझ रहे हो। एग्जाम में जाते हो, क्लास में कैलकुलेशन करने नहीं जाते हो, कैलकुलेटिव डाटा आ जाता है, वहां पे तुम्हारा चला जाता है। एज इट इज इसकी भी बात करें तो वैसा ही होती है। तो ये बात आपको समझना होगा। अच्छा, मैंने इसको कहा कि ये क्या है भाई, ये 1, 2 and 3, ये कह रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ये हमें प्रूफ करना है। मैं ये मानने के लिए रेडी नहीं हूँगा जब तक कि हम लोग आप लोग भी क्या करो ना, किसी बात को मानने के लिए रेडी ना करो। जैसे ही आप लोग रेडी नहीं होगे ना, आप उसके बारे में सारी बात समझ जाओगे। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो प्रूफ देख लेते हैं। मैंने एक ऐसा लिया, ये अपने पास में ए, बी एंड सी है। मैंने आपको बताया था ज्योमेट्री में 2 चीज़ें हम कर सकते हैं। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, क्या कर सकता है भाई। तो एक तो पहला काम कर सकता है कि
पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप सभी। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, परपेंडिकुलर डाल सकते हो। क्लियर है भाई। यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे हम पैरेलल लाइन का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अपने पास में एक ट्रायंगल ABNC है और हमने क्या BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया। क्या किया भाई, और BC के मैंने PQ क्या किया भाई, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन ऐसा है कि ये क्या हो जाएगा भाई, PQ पैरेलल BC। ठीक है, BC के बारे में समझते हो ना BC के बारे में बहुत समझते होगे। एक बीच में गाना आया था, खैर उस पर मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा, नहीं होता है। ठीक है, कोई पार्टी में ही चल रहा था वो, मैं भी चंगा तू भी चंगा रिश्तेदार डैश करके कुछ आया हुआ था। मैंने बोला कि ये सब गजब हो गया भाई, कुछ भी आ गया आजकल। जब से मिर्जापुर आया ना, समझ रहा है, उसके बाद से एकदम से ट्रेंड चेंज होते जा रहा है। बच्चों को भी वही अच्छी चीज़ें लग रही हैं, वैसी ही चीज़ें वायरल हो रही हैं, समझ रहा है। हाँ, एक बार मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ अपनी वीडियो में, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। मैं भी चंगा माँ भी चंगी रिश्तेदार डैश करके कुछ ऐसा था। ठीक है, ऐसी चीज़ों को यूट्यूब से हटाने की ज़रूरत है। चलो, मैंने ये बोला कि PQ इज ए स्ट्रेट लाइन, PQ इज ए स्ट्रेट लाइन, तो दैट मीन्स अगर हम देखेंगे तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ है ना, क्लियर है। अगर ये 180 हुआ तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये 4 2 के इक्वल होगा क्या भाई? कैसे होगा, क्योंकि जेड का ओरिएंटेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अल्टरनेट एंगल से 4 के लिए हम क्या लिख लेंगे, 2, 1 तो 1 ही रहने वाला है, और 5 और 3 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल के ओरिएंटेशन से। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो रहा है भाई, 180 के इक्वल हो रहा है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। ये हमारा पहला थ्योरम हुआ। हमने क्या किया, बेसिकली ABC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और ये PQ क्या है, PQ पैरेलल ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, PQ पैरेलल BC, तो स्ट्रेट लाइन है, तो 4, 1 और 5 का समीशन क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और 4 और 2 क्यों इक्वल है भाई, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। अब भाई मैं इस पर स्टेटमेंट नहीं लिखवाने वाला हूँ, ये बात समझ जाओ। बच्चे रिक्वेस्ट करने लगते हैं, खास करके चंडीगढ़ वाले, कहते हैं कि सर स्टेटमेंट भी लिखवा दो। यार एकेडमिक थोड़ी है, ये किससे हो रहा है भाई, अल्टरनेट के ओरिएंटेशन से हो रहा है। ठीक है, समझ में भाई। बढ़ते अपने दूसरे थ्योरम की तरफ। दूसरा थ्योरम ये कहता है भाई, ठीक है, अपने पास एक ट्रायंगल है ना, ABNC है, और ये एक्सटीरियर एंगल D है। ये एक्सटीरियर एंगल मैंने अल्फा मान लिया। क्या मान लिया भाई, एक्सटीरियर एंगल अल्फा मान लिया। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। क्लियर है भाई। मैंने इसको बीटा मान लिया, इसको गामा मान लिया। तो दूसरा बेसिकली दूसरा जो थ्योरम अपना ये कहता है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। ठीक है ना। एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल के समेशन के इक्वल होता है। ठीक है भाई, ये बात कहता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है, हम तो ऐसे भी बात मानने वालों में से नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं आपसे अगर इस एंगल के बारे में डिस्कस करूं तो ये क्या होगा, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, जैसे मैंने ये बोला अपने पास में ये क्या है भाई, 30 है और ये 70 है, तो ये 100 हो गया, तो ये 80 होगा कि नहीं होगा। ये क्या करते हैं हम 180 में से माइनस करते हैं। ठीक है भाई, तो अगर मैं कहता हूं इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 180 माइनस बीटा प्लस गामा, अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट ये होगा कि नहीं होगा। सही है। अगर मैं कहता हूं अगर BD अगर स्ट्रेट लाइन है, BD इज ए स्ट्रेट लाइन, BD इज ए स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स ये दोनों का सम क्या होगा, 180 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो 180 माइनस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा किसके इक्वल हो गया भाई, 180 के इक्वल हो गया। क्लियर है भाई। 180 से 180 कैंसल आउट होगा, क्योंकि इस साइड पॉजिटिव है, उस साइड जाके नेगेटिव होगा तो 0 हो जाएगा। दैट्स वाई अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है भाई, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। समझ में आई बात। ये दो थ्योरम हमें पढ़ना था। एक और बात हमें पढ़नी है, ठीक है, वो क्या पढ़नी है वो समझ जाओ। अपने पास में इसको हम लोग BPT कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं, और BPT बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आगे भी जब हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटी उसमें इसको प्रूव भी करेंगे। ठीक है, देखो अपने पास में 2-3 लाइन पैरेलल हो जाए, ठीक है भाई,
CD, ठीक है भाई, EFGH, ये सब AE पैरेलल है किसके भाई, कंडीशन भी लिख देता हूं, AE पैरेलल BF पैरेलल CG पैरेलल DH, ठीक है। अगर ऐसा बात कहे तब क्या होता है, और दो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, दो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या हो भाई, PQRS और इसके बाद में ये मान लेते हैं UVWXY, सही है। तो कहता है जो इंटरनल पार्ट का जो एरिया होता है ना, उनका रेशियो ऑलवेज क्या होता है भाई, सेम होता है। कहने का मतलब ये बीपीटी का मतलब, अगर दोनों लाइन अगर पैरेलल है, 2 3 4 जो भी लाइन पैरेलल है, तो उसके सामने वाला जो भी होगा ना उसी प्रोपोर्शन में रहेगा। क्लियर है, उनका रेशियो सेम होगा। इक्वल लेंथ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, अगर टेढ़ा उसने ले लिया, समझ रहा है, तो ये रेशियो, इनका रेशियो तो सेम ही रहेगा। ये दोनों लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है भाई। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो जो इनका रेशियो होगा उसको इक्वल करने की बात कर रहा है, ठीक है। ये नहीं कि दोनों का लेंथ सेम हो जाएगा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को। अच्छा तो लिख ही ले भाई फिर, P, ये P मैंने बोला था, ठीक है, इसको U कर लेते हैं। तो PQ रेशियो QR रेशियो RS ऑलवेज इक्वल किसके होगा, UV रेशियो VW रेशियो WX के, ये बात कहता है, ठीक है भाई। अब ये पूछना मैंने प्रूफ क्यों नहीं कराया, क्योंकि देखो थोड़ा सा सिमिलरिटी की बात इसमें आ जाएगी। समरूपता की बात क्या होगी, अगर एक अपने पास में ट्रायंगल है, ठीक है भाई, ABNC है और BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं D, BC के लाइन एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया D, तो कहता है सिमिलरिटी का थ्योरम ये कहता है कि AD रेशियो DB ये ऑलवेज इक्वल होगा AE रेशियो EC के, ठीक है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, समझ रहा है, ऐसे करके, तो ये वाला लाइन आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसी प्रोपोर्शन में उसको क्या करता है भाई, तो सिमिलरिटी का, इसलिए इसको अभी देख लो, आगे मैं इसको प्रूफ में करा दूंगा। इतनी बात हम लोग को क्या करनी थी भाई, थ्योरी में पढ़नी थी। तो हमने इस बिहाफ में 3 चीजें कर ली, ठीक है भाई। एक तो हमने थ्योरी पढ़ी, पहला हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने पूरे डिफिनेशंस किए, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या की, इसमें जितने भी थ्योरम है, 3 थ्योरम मैंने आपको बताया, बस उसी पे ध्यान देना आपको। क्लियर है भाई। और अब जो बचा हुआ ये 2 काम हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे भाई, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, और वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। समझ गए कि नहीं समझ गए। और बस ये जो थ्योरम है उतनी बात, और जो डिफिनेशंस मैंने कराए हैं, बस उतनी ही बात आपको क्या करनी है, जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में उसी पे सोचना है, ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और ये अगर लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा तो अपने नोट्स को अच्छे से तैयार करना है भाई। अगर ये यूट्यूब पे मिले तो क्या करना है भाई, आपको आगे फॉरवर्ड करना है ऐसे बच्चों के पास में जो वाकई सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है भाई। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, पढ़ते रहो। ओके, बाय बाय।